Hello students, welcome to your very own channel that is Easy Studies by Preeti। अभी तक आई होप आप सभी ने जो बोर्ड का लेटेस्ट करिकुलम है वो देख लिया होगा। अभी मैं अपने अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस भी करूँगी कि जो सिलेबस का बाइफर्केशन है इस बार वो टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा और 50% सिलेबस विल बी कवर्ड अप इन टर्म 2। टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आएंगे। टर्म 2 एग्ज़ाम विल बी इन मार्च एंड अप्रैल। इट कैन बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड इट कैन बी सब्जेक्टिव ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन द पैंडमिक सिचुएशन। एज वी नो द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडमिक, दैट इज़ कोविड। तो इन वीडियो अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो मैं टर्म 1 के सिलेबस को कंसिडर करके बना रही हूँ। एंड इन टुडेज़ वीडियो आई हैव ट्राइड टू कवर अप द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैंने ट्राई किया है। आई हैव मेड देयर आर नियर अबाउट 62 points related to that chapter, and after these objective questions or the MCQ questions, I will try to cover up the case study questions and assertion reasoning questions also in my further videos. So if you have yet not subscribed to my channel, do subscribe to it in order to get the information regarding my videos. So before starting anything, first of all let us discuss about the term 1 syllabus. As according to the term 1 syllabus, for 50% portion हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आएगा टर्म 1 सिलेबस में, जो एग्ज़ाम हमारा नवंबर दिसंबर में होगा। So the chapters that will be covered up in term 1 syllabus from history portion, the rise of nationalism in Europe, ज्योग्राफी पोर्शन से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज का केवल मैप आएगा बोर्ड एग्जाम में, एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर। पॉलिटिकल साइंस से पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, इकोनॉमिक्स पोर्शन से डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। एंड टुडे इन माय टुडेज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Okay, so students, let us start with the questions of power sharing chapter. As जितने भी questions possible हो सकते हैं मैंने as a note तैयार किया है। इसमें से आपके questions MCQs में भी आ सकते हैं, ये जो points हैं ये true false में भी पूछे जा सकते हैं, and they can be even asked in fill in the blanks या multiple choice question kind of हो सकते हैं। मैं ये points पढ़ रही हूँ और इनके answers आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्स विथ नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ विच कंट्रीज़। यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज़ के नेम्स दिए जा सकते हैं, 1 मिसिंग हो सकता है, या फिर तीनों ही कंट्रीज़ के 4 कंट्रीज़ के नेम्स आपको दिए जा सकते हैं MCQs में, एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन। और 3 आपको पता ही है, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम अ लैंड लॉक्ड कंट्री विच हैज़ बॉर्डर्स विथ बेल्जियम। तो ऑब्वियसली लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसका बेल्जियम के साथ बॉर्डर है। देन व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन। तो इसका आंसर होगा 59%। ओके, next question is which language is spoken by people living in the Flemish region? Obviously the people living in the Flemish region, they speak Dutch language. Next point is where do the French speaking people live in Belgium and what is their percentage? तो यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो बेल्जियम में वैलोनियन रीजन में रहते थे और उनका परसेंटेज 40% था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. सो ऑब्वियसली बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स था. ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कई सारी सिटीज़ के नेम दिए जाएंगे, आपको चूज़ द करेक्ट वन या फिल अप द ब्लैंक्स, या किसी रॉन्ग सिटी का नेम देके आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है. इन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन ब्रसेल्स what was the percentage of the people who spoke French. as we all know कि जो पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी में डच लोग थे वो ब्रसेल्स में माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग थे. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 80% पीपल स्पोक फ्रेंच while 20% पीपल स्पोक डच. And next point is which community is rich and powerful in Belgium. So obviously Belgium में जो community rich और powerful थी that was the French community. Okay. Now the next point is where was the tension between two communities more acute. So obviously tensions Belgium में ब्रसेल्स में ज़्यादा acute थे. Then next point is during dash and dash the tension between the two communities was more acute in Brussels. तो यहाँ पे हमें ईयर्स को मेंशन करना है कि किन किन ईयर्स के बीच में दोनों कम्युनिटीज़ डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशन ज़्यादा acute था. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1950 and 1960. Okay. Now next point is which community was in majority in whole country. कैपिटल ब्रसेल्स. तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आंसर होगा डच कम्युनिटी. डच कम्युनिटी का परसेंटेज 59% था, लेकिन कैपिटल ब्रसेल्स में डच स्पीकिंग केवल 20% थे. Then next question is which state of India, Sri Lanka and Belgium have been compared with. यानी कि हमारी इंडिया के किस स्टेट के साथ बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर किया गया है. तो ऑब्वियसली यहाँ हरियाणा के साथ कंपेयर किया गया है, हरियाणा के साइज़ के साथ, हरियाणा के पॉपुलेशन के साथ इन दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है. Now next point is that what are the major social groups in Sri Lanka. तो वहाँ पे दो ही major social groups थे, एक तमिल्स थे और एक सिंगलीज थे. Then next point is what was the percentage of the Singhala speakers. Obviously Singhala speakers वहाँ 74% थे. What was the percentage of Tamil speakers. Tamil speakers 18% थे. इससे एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है which social group in Sri Lanka had 2 subgroups and what was their percentage. तो यहाँ हमारा आंसर होगा तमिल. तमिल सोशल ग्रुप जो था उसके 2 सब ग्रुप्स थे, एक श्रीलंकन तमिल्स का था और एक इंडियन तमिल्स का था. एंड आंसर इज 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल्स. ओके. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द इंडियन तमिल्स. बच्चों इंडियन तमिल्स को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको उसमें ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द करेक्ट पॉइंट, या 2-3 पॉइंट्स राइट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि सेलेक्ट द करेक्ट पॉइंट एंड और फाइंड द रॉन्ग पॉइंट. तो यहाँ पे अगर हमसे इंडियन तमिल्स के बारे में पूछा जाता है तो ऑब्वियसली इंडियन तमिल्स वो थे जिनके 4 फादर्स हुज 4 फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. Okay. Now the next point is where is the concentration of Sri Lankan Tamils in Sri Lanka. हमारी बुक में मैप में क्लियरली बना हुआ है कि श्रीलंकन तमिल्स का कॉन्सेंट्रेशन श्रीलंका में किस साइड में था. तो ऑब्वियसली श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में इन श्रीलंकन तमिल्स का कॉन्सेंट्रेशन था, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. Now next point is that dash religion is followed by most of the Sinhalese speakers. So obviously यहाँ पे ये Sinhalese speakers mostly कौन से religion को follow करते थे? बुद्धिज़्म को. Now the next question is
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस इन श्रीलंका। तो जिन लोग बच्चों ने पावर शेयरिंग की मेरी वीडियो नहीं देखी है, इट वुड बी बेटर फॉर देम टू सी दैट वीडियो। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो जो क्रिश्चियंस का परसेंटेज था श्रीलंका में, दैट वॉज 7% क्रिश्चियंस थे श्रीलंका में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इश्यूज। नाउ दीज क्रिश्चियंस, ये इश्यूज मैंने रॉन्गली लिख दिया है, क्रिश्चियंस इन श्रीलंका। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिश्चियंस इन श्रीलंका बिलोंग टू विच सोशल ग्रुप। तो ये जो क्रिश्चियंस श्रीलंका के थे वो बिलोंग करते थे आपके दोनों ग्रुप से, तमिल और सिंघलीज दोनों ग्रुप से क्रिश्चियंस बिलोंग करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये हमारी बुक में क्लियरली दिया हुआ है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। Now the next point is the leaders of which community sought to secure dominance over government। तो इसका आंसर क्लियरली होगा सिंघलीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डिड द सिंघलीज सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी इसीलिए सिंघलीज ने गवर्नमेंट पे डोमिनेंस सिक्योर किया, बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी, बाय वर्च्यू ऑफ देयर majority। Next question is what type of measures were adopted by the democratically elected government। तो श्रीलंका में जो democratically elected government थी उसने मेजॉरिटेरियन measures को adopt किया था। ये इसका आंसर होगा मेजॉरिटेरियन measures। Now next is why did Sinhalese government adopt majoritarian measures। Obviously ये Sinhalese government ने majoritarian measure को क्यों adopt किया था, ताकि वो अपनी सिंघला सुप्रीमेसी को establish कर सकें। इसका आंसर होगा to establish Sinhala supremacy। Now next question is that what is the importance of Act of 1956। यहाँ पूछा गया है कि 1956 के एक्ट का क्या इम्पोर्टेंस था। तो इसका आंसर होगा it was passed to recognize Sinhala as the only official language। Answer to this question is it was passed to recognize सिंघला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 के एक्ट के बाद से ही सिंघाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है श्रीलंका का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विच कम्युनिटी वॉज गिवन प्रेफरेंस इन श्रीलंका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंघलीज को ही प्रेफरेंस दिया गया था श्रीलंका में। Next is according to the new constitution which religion was to be fostered and protected by the state। तो बुद्धिज़्म को वहाँ का स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया था और ये कहा गया था कि स्टेट इसको प्रोटेक्ट करेगा एंड फॉस्टर करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड एथनिक मीन्स। अगर ये वर्ड एथनिक करके क्वेश्चन आता है तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, चूज़ द करेक्ट वन और फाइंड द रॉन्ग वन, इस तरह से आ सकता है। तो इसका क्लियरली हमारा आंसर होगा कि एथनिक का मतलब होता है एक सोशल डिविजन विच इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सो एथनिक मीन्स अ सोशल डिविजन विच इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ why did Sri Lankan Tamils launched parties and struggle। तो इसका आंसर होगा for the recognition of Tamil as an official language। इसलिए किया था ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज किया जा सके। और इसका एक और पॉइंट था, ये पॉइंट्स में पूछा जा सकता है कि विच टू आर करेक्ट, आपको 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और A एंड B आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, इस तरह से भी करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और दूसरा इसका रीज़न है फॉर रीजनल ऑटोनोमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ऑब्वियसली ये क्यों चाह रहे थे, ताकि इनके तमिल
तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, इनको रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. Now my next point is why did the Sri Lankan Tamils launch parties and struggle? तो obviously इसके हम दो reasons देंगे. पहला तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लिया कि 2 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और ऐसे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ दीज, या एक तीसरा कोई गलत पॉइंट दे दिया जाए और ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ रॉन्ग. तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. या ये असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. और इसका दूसरा पॉइंट हमारा होगा फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. Now my next point is, in which part of Sri Lanka did the Tamilians demand for a separate Tamileelam or separate Tamil state? तो इसका आंसर होगा in northern and eastern parts of Sri Lanka. Next question is that when did the civil war end in Sri Lanka? तो नहीं, इसके पहले कोई और क्वेश्चन है. What is civil war? Okay, next question is what is civil war? तो civil war obviously ये पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है या fill up blanks में भी आ सकता है. Means कि civil war, it is a violent between opposing group within a country that becomes so intense that it appears like a war. Now my next point is, when did the civil war end? तो इसका आंसर होगा 2009. Okay, now between which years constitution of Belgium was amended? तो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कब किन किन ईयर्स के बीच में अमेंड हुआ था? ये फिल अप द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है. बिटवीन 1970 एंड 1993. 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स अमेंड हुआ था. ओके, हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड? 4 टाइम्स. Now next point is, according to Constitution of Belgium, what should be the number of Dutch and French speaking ministers? तो यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए? दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए. ओके, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि communities can make the decision unilaterally in Belgium. तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी बेल्जियम में यूनिलेटरली डिसीजंस नहीं ले सकती थी, दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी होता था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. नाउ वेयर एक और पॉइंट बन सकता है, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसका आंसर होगा नो, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ डैश हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट कहाँ पे थी? ब्रसेल्स में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट की कम्युनिटी गवर्नमेंट. क्या कौन सी गवर्नमेंट थी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेके क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. यहाँ ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट से. नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. नेक्स्ट पॉइंट इज that dash is the headquarter of European Union. Obviously Brussels was the headquarter of European Union. Next point is, in Belgium the leaders realized that the unity of country was possible only by respecting the feelings and interest of
डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स, इसका आंसर होगा डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. Now the next point is two different sets of reasons given in favor of power sharing. तो ये क्या होगा? prudential and moral reason. Okay, now इसका आंसर होगा. Next point is a government is one where a dash government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. इसका आंसर होगा legitimate government. legitimate, legitimate government. And next question is prudential reasons stress that power sharing will bring out. इसका आंसर होगा better outcomes. Better outcomes. Moral reasons, next point is moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. Okay, now my next point is what are the different organs of government. तो different organs of government में हम लिखेंगे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं माइंड, ब्रेन, हार्ट, किडनी, वैसे ही ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव. नाउ माय पॉइंट इज दैट power that is shared in different organs of government is known as horizontal distribution of power. जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में शेयर होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. Next point is which arrangement of power, in which arrangement of power do we find the system of checks and balances? तो checks and balances that is in the horizontal power distribution. Horizontal में क्या होता है कि सभी जो organs होते हैं वो एक बराबर लेवल पे होते हैं and that check and balance system is adopted there. Next point is federal division of power is also known as vertical division of power. Next point can be which country followed federal division of power? Obviously Belgium followed federal division of power. Which country refused vertical division of power? Sri Lanka refused vertical division of power. Next point is in which country power was shared among social groups? तो इसका आंसर होगा Belgium. Next is reserved constituencies is an example of which kind of power sharing? तो ये एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेयर पावर. पॉलिटिकल, ये हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा है. पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे पावर शेयर करती हैं? ऑब्वियसली जब वो कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं अलायंस के माध्यम से, तो दीज पार्टीज दे शेयर पावर्स बाय कोalition गवर्नमेंट एंड अलायंस. Now next point is state two main bases of the social division in Sri Lanka. तो जो two main bases थे social division के श्रीलंका में वो थे हमारे religion and language. एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है define the term इलम. तो इलम का मीन होता है state. Okay, so this was all about this chapter. In my next video, I will try to cover up the case-based questions and the assertion and reasoning questions. Though all the points that जितने भी points इस chapter से बन सकते थे मैंने सभी points को cover up किया है. And near about I am having 62 points over here. 62 points या 62 questions मैंने entire chapter से बनाए हैं. अब मैं कुछ assertion, reasoning और case-based questions को भी अपनी next videos में बनाऊंगी. Okay, so if you like my channel, do subscribe to it in order to get the information regarding my upcoming videos.